चल रही। राहुल गांधी तो बोले आए कि डेमोक्रेसी खत्म ही हो गई है, तो पहले तय कर लें कि ठीक से नहीं चल रही है या खत्म हो गई है। लेकिन सवाल इस बात का है, ये सारी बातें आपको इसलिए दिखाई कि आपको पता चले नेता क्या कह रहे हैं। और हर बार जब लोकतंत्र खत्म होने की बात होती है तो एक एंगल यह भी जोड़ दिया जाता है कि आजादी ही नहीं है बोलने की, और इस देश में मुसलमान अल्पसंख्यक खतरे में। मैं आपको दिखाता हूं कि इस देश में मुसलमान किस स्थिति में रहते हैं। आज आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जो शुरू में दिखाई थी, जिस खबर की तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाई थी और जो खबर हर जगह से गायब है, उसके बारे में आज आपको जानना चाहिए कि 15,000 मुसलमानों के घर कैसे जल गए। और इतनी बड़ी संख्या में मुसलमानों के घर जले तो इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? इस पर कोई बात इसलिए नहीं कर रहा कि मुसलमानों के ये घर इंडिया में नहीं जले, ये बांग्लादेश में जले हैं, इसलिए कोई बात नहीं कर रहा। इंडिया में जल गए होते तो तूफान आ गया होता, तब तो पता नहीं राहुल गांधी और दूसरे नेता देश दुनिया के किस किस हिस्से में जाकर बोलाते कि लोकतंत्र खत्म हो गया, देखिए मुसलमानों के घर जल गए। लेकिन ये घर जले बांग्लादेश में, जहां बड़ी आबादी मुसलमानों की है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में रोहिंग्या बस्ती में आग लग गई थी, करीब 15,000 मुसलमान बेघर हो गए। घर की हालत देखिए क्या हो गई है, 15,000 मुसलमान बेघर हो गए। लेकिन ये बात बांग्लादेश की थी, मुसलमानों के देश में ही मुसलमानों के घर जले, इसलिए दुनिया में कहीं कोई बात ही नहीं हुई। कोई अरब मुल्क खड़ा नहीं हुआ, कोई इंडिया में हंगामा नहीं हुआ, किसी ओवैसी का दिल नहीं रोया। अगर यही भारत में कंकड़ चल गया होता तो हर जगह बवाल मच जाता, नरेंद्र मोदी के विरोध में दुनिया भर में दुष्प्रचार हो जाता, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ठोक चुका होता बॉस। राहुल गांधी फिर से लंदन चले गए होते ये बोलने के लिए कि भारत में कोई सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन आज इस खबर को सुनिए वहां क्या हुआ है। और रिपोर्ट भी आई है कि ये घर जले नहीं, जलाए गए, जानबूझकर जलाए गए। ये भी सुनिए, पिछले हफ्ते ही बांग्लादेश के रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप में, वही रोहिंग्या जिनको लेकर यहां बड़ा हंगामा होता है कि कैसे नहीं उनको बसने दिया जाएगा, और यहां जब उनको थ्रेट बताया जाता तो हंगामा होता है। रोहिंग्यास का रिफ्यूजी कैंप लगा हुआ था, उसमें भीषण आग लग गई। उसके बारे में अब पता चला है कि यह आग जानबूझकर लगाई गई थी। जांच में यह सामने आया है। आगजनी की जांच कर रहे पैनल ने यह खुलासा किया कि रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप में 5 मार्च की दोपहर करीब 2:30 बजे आग लगी थी। 15,000 रोहिंग्या रिफ्यूजी बेघर हो गए। आग में 2800 अस्थायी कैंप जलकर खाक हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी कैंप था ये। अच्छी बात यह रही कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यह आग बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले के कैंप नंबर 11 में लगी। इतनी भीषण आग थी कि आग पर काबू पाने में 3 घंटे लग गए। स्कूल जल गया, क्लिनिक जल गई, 35 मस्जिदें जल गई भाई, 35 मॉस्क मस्जिदें जल गई। कहीं सुना आपने हंगामा? 21 लर्निंग सेंटर भी इसकी चपेट में आ गए। और अभी जलाया किसने वो भी बताऊंगा। बांग्लादेश में रोहिंग्या के जिस कैंप में आग लगी वो दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप है। बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट के कॉकस बाजार में रोहिंग्याओं के लिए शरणार्थी शिविर बने। इस शिविर में 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो 2017 में म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आ गए। रोहिंग्याओं के लिए यह रिफ्यूजी कैंप बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से चल रहा है। ये वो शिविर हैं जहां आग लगना आम बात हो गई है, क्योंकि बांस और तिरपाल से बने घरों में तेजी से आग फैल जाती है। घर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए छोटी सी आग लगी तो बड़ी घटना में परिवर्तित हो जाती है। पिछले महीने बांग्लादेश के रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जनवरी 2021 से लेकर, ये सुनिए, ये बातें आपको सुनाई नहीं देंगी क्योंकि ये मुसलमान जिनके घर जल गए ये इंडिया में नहीं है। जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022, यानी करीब 2 साल के अंदर जो रोहिंग्या शिविर हैं बांग्लादेश में, उसमें आग कितनों में लगी? उसमें आग लगी 222 घटनाएं हुई हैं। ये कोई मामूली बात है? 222 घटनाएं रोहिंग्याओं के शिविर में आग लगने की हो चुकी हैं। कोई चू चपड़ तक नहीं कर रहा। और यहां स्कूल का नियम बता दीजिए हिजाब पहनने के लिए, हिजाब पहन के न जाने अंदर न जाने देने के लिए, तो
इंडिया जो है वो बड़ा इनसिक्योर देश हो जाता है। जानबूझकर आग कितनों में लगी आपको पता है? इन 222 में से जानबूझकर जो आग लगाई गई, ऐसे 60 मामले थे। जानबूझ के घर जला दिए मुसलमानों के। मार्च 2021 में रोहिंग्या कैंप में सबसे भयानक आग लगी थी और उसमें, मार्च 2021 की घटना बता रहा हूं, उसमें 15 मौत हुई थी, 15 लोग मर गए थे और 50,000 लोग, 50,000 मुसलमान विस्थापित हो गए थे। यह हुआ बांग्लादेश में। पूरी की पूरी बस्ती में जो ब्लॉक था उसे आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। ये इंडिया में हो जाता फिर देखते आप। रोहिंग्या कैंप में आग कैसे लगी इसकी जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई। कमेटी ने 150 चश्मदीदों से बात कर अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि यह आग जानबूझकर साजिश के तहत लगाई गई। आग लगाने वाले आतंकी ग्रुप हैं जो रोहिंग्या कैंप में वर्चस्व के लिए लड़ते रहते हैं, मतलब अंदर ही अंदर ये लड़ाई चल रही है और वो आतंकी गुट हैं। यहां कुछ लोग जो रोहिंग्या कैंप्स को लेकर जब जांच होती है तो हंगामा करते हैं, वहां रोहिंग्या जो रह रहे हैं उनके अंदर आतंकी गुट चल रहे हैं। 5 जगहों पर एक साथ आग लगी, जिससे यह पता चलता कि एक साजिश थी। आग लगने से एक दिन पहले ही कैंप में आतंकी गुटों के बीच फायरिंग की वारदात हो चुकी थी। जिनके पास रहने को नहीं है उनके पास चलाने के लिए गोली है। जांच में यह भी पता चला कि आतंकी गुटों ने लोगों को आग बुझाने से भी रोका। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आगे और गहन जांच करने की सिफारिश की है ताकि आग लगाने वाले आतंकी संगठनों को पकड़ा जा सके। इस आगजनी के चश्मदीद लोगों ने मीडिया को बताया कि आगजनी से एक दिन पहले की रात को ही 2 रोहिंग्या गैंग के बीच फायरिंग हुई। हमारे यहां कहते हैं बचा लो रोहिंग्यास को। ये आपस में ही गैंग है रोहिंग्यास का, वहां बांग्लादेश में वो आपस में फायरिंग कर रहे हैं, जो आग लगने से 2-3 घंटे से पहले तक जारी थी। कैंप में काम करने वाले लोकल रोहिंग्या नेता भी आगजनी के लिए रोहिंग्या आतंकियों के गैंग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने ARSA यानी अरकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के लोगों को फायरिंग करते हुए देखा। आगजनी के दौरान पुलिस ने एक रोहिंग्या को गिरफ्तार किया था जो शरणार्थी कैंप्स में आग लगा रहा था। अरकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी खुद को विद्रोही ग्रुप बताता है जो रोहिंग्याओं के लिए लड़ता है। यही ग्रुप है जो म्यांमार के रखाइन प्रांत में हिंदुओं के नरसंहार का जिम्मेदार है और इसी ग्रुप के आतंकी बांग्लादेश और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचते हैं। बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थी कैंप में हथियारबंद रोहिंग्या आतंकी के बीच वर्चस्व की लड़ाई एक बड़ी समस्या है और इन कैंप्स में कम से कम 10 आतंकी ग्रुप एक्टिव हैं जो आए दिन हिंसा करते हैं। पिछले 3 महीने में इन कैंप्स में 8 रोहिंग्या मारे जा चुके हैं। ये आपस में लड़ रहे हैं। शरणार्थी कैंप में इनको अपना वर्चस्व चाहिए और हमारे यहां कहते हैं कि बसा लो सारे रोहिंग्याओं को और उनके यहां जांच भी मत करो। रोहिंग्या आतंकियों का गैंग ड्रग्स और मानव तस्करी जैसे गैर कानूनी काम करता है। कैंप के अलग अलग हिस्सों में अपना कंट्रोल जमाने के लिए गैंग आपस में लड़ते हैं और इसी लड़ाई में एक गैंग वाले दूसरे गैंग के इलाके में आग लगा देते हैं और फिर उस आग को बुझाने भी नहीं देते। यानी एक मुस्लिम बहुल देश, वहां मुसलमानों की रहने की जगह, वहां वो आपस में ही लड़ जाएं, भिड़ जाएं, जला दें एक दूसरे के घर, उस पर कोई हंगामा नहीं होगा बॉस। लेकिन इंडिया जो भारतीय मुसलमान जो हैं उनके लिए सबसे बेहतर जगह है, वहां कानून को फॉलो कराने के लिए अगर बुलडोजर चल जाए तो कहा जाता है मुसलमानों पर अत्याचार हो, चाहे हिंदू के ऊपर भी चल रहा हो, लेकिन नहीं, मुसलमानों पे क्यों चल रहा है? दुनिया भर में मुसलमान ही मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। इसके कई उदाहरण। लेकिन राहुल गांधी दुनिया भर में और विपक्ष के नेता यहां पर मोदी विरोध में यह नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में, यहां लोकतंत्र नहीं बचा और बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यकों को दबा रही है। लेकिन आज उन मुसलमानों की बात करना भी जरूरी है जो राहुल गांधी का मोदी विरोध मिटा देंगे। एक तो ये बांग्लादेश के मुसलमानों को देखें राहुल गांधी, लोकतंत्र खत्म होना किसको कहते हैं, रोहिंग्या कैंप्स में किस तरह के खतरे होते हैं। जिस सऊदी अरब की तरफ दुनिया भर के मुसलमान देखते हैं, जिस सऊदी अरब को दुनिया भर के मुसलमान मानते हैं, वहां रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत से पहले कई तरह के नए नियमों का ऐलान हुआ।
लेकिन कोई हंगामा नहीं हुआ। ये इंडिया में हो जाता, अभी सुनिए एक एक बात, इंडिया में हो जाता तो देखते फिर क्या तमाशा होता। सऊदी अरब ने अपने यहां मस्जिदों से लाउडस्पीकर की आवाज को कम करने के लिए कह दिया कि धीरे आवाज रहनी चाहिए। अजान के प्रसारण पर रोक लगा दी है। इबादत के लिए आने वालों पर नजर रखना है और जो इबादत के लिए आ रहे हैं वो अपने साथ आईडी प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे। अब आप सोचिए, इंडिया में कोई मस्जिद में आईडी प्रूफ मांग लेगा, ओ भाई साहब, उस दिन सोचिए क्या ही। ये लोग अभी कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया, तब तो क्या ही होगा। इंडिया में नहीं मांगते हैं, वहां मांग रहे हैं सऊदी अरब में। इन नए नियमों को सऊदी अरब में इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने जारी किया है। 10 पॉइंट के नियमों में मस्जिदों को रोजेदारों के लिए भोजन बनाने के लिए चंदा लेने पर रोक लगा दी गई। नए नियमों में यह भी कहा गया है कि रोजेदारों के लिए बनने वाला खाना मस्जिद परिसर के खास इलाके में ही बनेगा, मस्जिद के अंदर नहीं बनेगा। मस्जिद के अंदर फोटोग्राफी पर रोक लगा दी गई है। रोजेदारों को बच्चों को मस्जिद के अंदर लाने पर रोक लगाई गई है। हमारे यहां सोच लीजिए, इनमें से एक करके दिखा दे, कोई एक करके दिखा दे, उसके बाद हो जाएगा हिंदू राष्ट्र बन गया, मोदी ने यह कर दिया, मुसलमानों को दबा दिया। ये इस देश के मुसलमानों को देखना चाहिए कि सऊदी अरब में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, और आपके साथ आपके अपने देश में कितना बेहतर व्यवहार होता है। हालांकि मुस्लिम जगत में इन नई गाइडलाइंस का विरोध हो रहा है। उनका कहना है कि सऊदी अरब में आने वाले ये बदलाव सऊदी की नई पहचान बन रहे हैं, वो पहचान जिसमें इस्लाम प्राथमिकता में नहीं है। यह कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पब्लिक लाइफ से इस्लाम को दूर कर रहे हैं। नए नियमों का समर्थन करते हुए सऊदी अरब की सरकार ने कहा है कि इन नियमों से मस्जिद की पवित्रता और साफ सफाई बनी रहेगी। प्रार्थना के प्रसारण पर रोक और वीडियो बनाने पर इसलिए रोक लगाई गई है ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। लेकिन जो विरोध हो रहा है वो उस तरह का नहीं है जैसा अगर इंडिया में हो गया होता तो होता।